हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो डेली की तरह शाम 5 बजे स्पेशल क्लास आपके लिए आ गई है। इसका पहला पार्ट जो है हो चुका है, उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज यह दूसरा पार्ट है और हमारा जो वीडियो चल रहा है वह स्पेशल अनुच्छेद और जो है संविधान के भाग पर चल रहा है। तो कुल 4 भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। भाग 1 जिसमें आपको देखने को मिलता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर जो है 4 तक में वर्णन किया गया है। भाग 2 में हम लोगों ने देखा है नागरिकता देखा है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। भाग 3 में हम लोगों ने देखा है मौलिक अधिकार, जिसको मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यह जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में जिक्र किया गया है, ठीक है। और भाग 4 में हम लोगों ने देखा है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि 36 से 51 तक में वर्णित है, ठीक है। तो ये 4 भाग हम लोगों ने जान लिया है। तो चलिए आज हम भाग 4 का से स्टार्ट करते हैं और भाग 5 जो कि संघ से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में वर्णित है। तो इन्हीं पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो देखिए भाग 4 का इसमें क्या दिया गया है, तो मूल कर्तव्य दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य दिया गया है। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या है यह? फंडामेंटल ड्यूटीज है भाग 4 का में। और इसका जो अनुच्छेद है एक ही अनुच्छेद है, जिसको कहते हैं 51 का। क्या कहते हैं? 51 का में जो है मूल कर्तव्य दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है भाग 4 का के, ठीक है, भाग 4 का में। तो चलिए इसके बारे में स्पेशल हम जानकारी लेते हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, इसको जो है किसके द्वारा ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पर देखें तो भाग 4 था लेकिन 4 का नहीं था, इसको जोड़ा गया है। तो इसको जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई थी, उसकी अनुशंसा पर जो है संविधान में एक संशोधन होता है जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाता है, ठीक है। और यह जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जो मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य है रूस देश के संविधान से लिया गया है। और इसको जो है संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं 11 मौलिक कर्तव्य। कितने आते हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो कि पहले 10 ही थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करेगा, तो संविधान का पालन करेगा। जो भारत के नागरिक हैं वह सभी ये 11 मौलिक कर्तव्य का पालन करेंगे, तो संविधान का पालन करेगा और जो है उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और जो है राष्ट्रगान का आदर करेगा, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेगा और उनका पालन करेगा। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता एवं जो है अखंडता की रक्षा करेगा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेगा जो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। देश की रक्षा करेगा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेगा। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता, ठीक है, समरसता यानी कि एक समान भाव होना चाहिए, ठीक है। भाईचारे की भावना होनी चाहिए, किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, ठीक है। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर 7वां नंबर,
प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखे। ठीक है। 8वां नंबर कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ठीक है। 10वां नंबर कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक। और यहाँ पर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, जो माता पिता या फिर संरक्षक हों वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के जो यथास्थिति अपने बच्चे हैं अथवा प्रतिपाल्य हैं उनको जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करें। यह जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के जो द्वारा जो है इसको जोड़ा जाता है मौलिक कर्तव्य के रूप में। वह भी 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वो भी सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसको संविधान के भाग 3 में भी जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है 21A में। ठीक है। चलिए, तो यह था मौलिक कर्तव्य था या मूल कर्तव्य था, जो कि 11 है वर्तमान में, जो कि भाग 4 का में आते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि बड़ा भाग बन जाता है भाग 5। भाग 5 जो है संघ सरकार या संघ से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है भाग 5। और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 1। इसमें जो है कई सारे अध्याय बन जाएंगे। उसका कारण है इतनी बड़े जो है संविधान का अनुच्छेद बन रहा है, लंबा संघ का बन रहा है, तो इसमें अध्याय भी बनेंगे। पहला अध्याय है इसमें कार्यपालिका, तो अध्याय खासकर नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद पूछा जाता है। तो कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो कार्यपालिका में कौन आ गए? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद जो है 52 से 73 तक में इन लोगों का वर्णन है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसके अंदर निहित होगी? तो यह जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा, अनुच्छेद 54 में है। ठीक है। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक रीति होगी। ठीक है, एक रीति होगी या एक जो है निश्चित समय और जो है निश्चित पदावधि, निश्चित कार्यों के माध्यम से जो है क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 55 के तहत। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि होगी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति ये नहीं है कि पैदा होते ही राष्ट्रपति बन गया, जब तक मर न जाए तब तक राष्ट्रपति है, तो ऐसा नहीं है। उसकी एक कार्यवधि या पदावधि होगी। कितने वर्ष की होगी? तो 5 वर्ष की होती है। ठीक है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए जो है पात्रता, यानी कि पुनर्निर्वाचन यदि करना है किसी भी कारणवश तो उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो यह अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। ठीक है, यदि राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए जो है आपके पास योग्यता भी तो होनी चाहिए, तो उसके लिए अर्हताएं रखी गई हैं अनुच्छेद 58 में। ठीक है। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो है शर्तें होंगी, या ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बन जाएंगे, इसके लिए एक शर्त है, वह शर्त जो पूरी करेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर जो है प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हो गया तो उसके लिए शपथ ग्रहण करना है, तो यह अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अनुच्छेद 61 में कहा गया है। राष्ट्रपति यानी किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होगी, वह अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को जो है भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि।
62 में क्या है, राष्ट्रपति पद का जो है रिक्त हो गया है, खाली हो गया किसी कारणवश, तो वहाँ पर उसको भरने के लिए निर्वाचन करने का समय होगा। ठीक है, आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि होगी। ये सभी जो है अनुच्छेद 62 में दिया गया है। अनुच्छेद 63 है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अनुच्छेद 63 निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 64 है, उपराष्ट्रपति का जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 65 है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 65 में कहा गया है। यानी कि राष्ट्रपति है तो ठीक है, नहीं है तो उसकी जगह जो है उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। उसके लिए जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का एक निर्वाचन होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि होगी। ठीक है, अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यह अनुच्छेद 68 में है। ठीक, अनुच्छेद 69 में कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान होगा, यह अनुच्छेद 69 में है। अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा, यह 70 में है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यह संसक्त विषय जो है वर्णित है अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति होगी, यह अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा, यह अनुच्छेद 73 में कहा गया है। ठीक, मंत्रिपरिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अनुच्छेद 74 से 75 में दिया गया है मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, यह वर्णित है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए होंगे, यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अगला पॉइंट है भारत का महान्यायवादी यानी कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 76 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है सरकारी कार्य का संचालन। तो सरकारी कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, अनुच्छेद 77 से 78 में है। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे, यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। ठीक, अध्याय 2 आता है। अध्याय 2 है संसद। ठीक है, क्या है, संसद यानी कि पार्लियामेंट है। अनुच्छेद 79 से 88 तक में है। अनुच्छेद 79 से 88 तक में जो है पार्लियामेंट यानी कि संसद को दिया गया है, जो कि अध्याय 2 में है। ठीक है, साधारण यानी कि जनरल। तो अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है, संसद का गठन। ठीक है, संसद का गठन जो है वह 79 में है और 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। तो संसद 79 में और 80 में जो है राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन होगा, यह अनुच्छेद 82 में है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि क्या होगी, यह जो है अनुच्छेद 83 में वर्णित है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगी, यह अनुच्छेद 84 में है।
अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन जो है यह सभी अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 86 कहता है कि सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार क्या होगा, यह अनुच्छेद 86 में कहा गया है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है किसमें है, तो अनुच्छेद 87 में है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार क्या है, यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है। ठीक है, अगला आता है संसद के अधिकारी यानी ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, अनुच्छेद 89 से लेकर 98 तक। ठीक है, संसद के अधिकारी तो अनुच्छेद 89 में है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है, यह जो है अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये सभी जो है कहाँ वर्णित है, अनुच्छेद 90 में है। उपसभापति, ठीक है, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, यह अनुच्छेद 90 में वर्णित है। ठीक है, 91 अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 91 में कहा गया है। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, यह अनुच्छेद 92 में कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है यह वर्णित है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, यह जो है अनुच्छेद 94 में वर्णित है। अनुच्छेद 95 कहता है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 95 में कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, यह जो है अनुच्छेद 96 में कहा गया है। अनुच्छेद 97 कहता है कि सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो है यह वर्णित है अनुच्छेद 97 में। ठीक है, अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद का एक सचिवालय होगा, यह जो है अनुच्छेद 98 में कहा गया है कि संसद का एक सचिवालय होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्य संचालन यानी कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस कार्य संचालन अनुच्छेद 99 100। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 99 कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ या फिर जो है प्रतिज्ञान जो है लिया जाएगा, यह अनुच्छेद 99 में है। अनुच्छेद 100 कहता है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति जो है यह अनुच्छेद 100 में कहा गया है। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, यह अनुच्छेद 100 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला है सदस्यों की निहरताएं। ठीक है, निर्हरताएं, सदस्यों की निर्हरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स अनुच्छेद 101 से 104। 101 में कहा गया है कि स्थानों का रिक्त होना। ठीक है, अनुच्छेद 102 में है सदस्यों के लिए निहरताएं। अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। और अनुच्छेद 104 में है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आरहित न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 104 में है। ठीक, चलिए संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां यानी कि पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स अनुच्छेद 105 से 106। तो अनुच्छेद 105 है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 है सदस्यों के वेतन और भत्ते। ठीक है, अनुच्छेद 106 में है। चलिए
विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीडर जो कि विधायी प्रक्रिया है अनुच्छेद 107 से 111 में। तो अनुच्छेद 107 कहता है कि विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध क्या होगा, अनुच्छेद 107 में है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकेगी, यह अनुच्छेद 108 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें 108 अनुच्छेद, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है दोनों सदनों का, ठीक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है 109 में है। अनुच्छेद 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक का वर्णन जो है किया गया है अनुच्छेद 110 में, ठीक। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति, ठीक है, धन विधेयकों पर अनुमति दी जाएगी, यह अनुच्छेद 111 में है, ठीक। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया यानी कि प्रोसीडर इन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 से 117 तक वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या फिर जो है अधिक अनुदान अनुच्छेद 115 में। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध का जिक्र जो है अनुच्छेद 117 में किया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं साधारण प्रक्रिया, जनरल प्रोसीडर्स, साधारण प्रक्रिया अनुच्छेद 118 से 122, ठीक है। अनुच्छेद 118 में कहा गया है प्रक्रिया के नियम क्या होंगे, साधारण प्रक्रिया के नियम क्या होंगे। अनुच्छेद 119 है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, यह अनुच्छेद 120 में कहा गया है। अनुच्छेद 121 कहता है कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन किया जाएगा, यह अनुच्छेद 121 में है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, यह अनुच्छेद 122 में कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक है। अनुच्छेद 123 में है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक है। अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है होगी, यह अनुच्छेद 123 में कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने आपको दिखाया अध्याय 3 तक, और ये हम लोग देख रहे थे भाग 5, ठीक है। भाग 5 देख रहे थे जिसमें संघ सरकार के बारे में वर्णन किया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम DGT को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।